Chapter number 13, Murabaha. So the last lecture was about Mudaraba. Now the diminishing Musharka, in which there was a partnership. And in that partnership, two parties may agree for certain kind of financing, and in which one party agrees to waive off its right if its payment is made in periodic installments, और वो अपना हिस्सा वापस लेके उसमें से निकल जाती है. दैट वाज डिमिनिशिंग मुशारका. मुराबहा क्या है? मुराबहा भी उसी तरह की एक पार्टनरशिप है, और इस पार्टनरशिप में पिछली पार्टनरशिप से थोड़ी सी वेरिएशन है. पिछली वेरिएशन क्या थी कि मिलके एक चीज़ खरीदते हैं. हमने एग्जांपल देखी कि घर खरीदा, टेक्सटाइल का बिजनेस किया, या गाड़ी जो है उसको परचेज किया, तो उसमें से जो फाइनेंसर है उसके हिस्सा पार्ट्स में, यूनिट्स में डिवाइड कर दिया और उसको रीपे कर दिया गया, और मीनवाइल वो अपने हिस्से के ऊपर रेंट चार्ज करता रहा या प्रॉफिट लेता रहा. इस सिचुएशन के अंदर हम रेंट या प्रॉफिट के पोर्शन को ख़त्म कर देते हैं, और हम बजाय इसके कि रेंट के प्रॉफिट की बार बार कैलकुलेशन करें, उसकी असेसमेंट करें, जो कि डिमिनिशिंग मुशारका के अंदर एक लेंथी एक्टिविटी हो सकती है और पीरियोडिक असेसमेंट उसकी ज़रूरी बन जाती है, तो एक और हमारे पास ऑप्शन है मुराबाहा की. मुराबाहा की डिटेल में जाने से पहले हम इसको एक बेसिक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मुराबाहा है क्या. मुराबाहा इस तरह से है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, और वो कमोडिटी मेरे पास इस वक्त मौजूदा पैसों के हिसाब से मैं नहीं खरीद सकता. मैं बैंक के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे एक वॉशिंग मशीन की ज़रूरत है. चले वॉशिंग मशीन छोटा है यूनिट, मैं कहता हूँ मुझे एक प्लांट की ज़रूरत है जो कि काफ़ी बड़ा महंगा प्लांट है, 10 मिलियन रुपए का, यानी 1 करोड़ रुपए का वो प्लांट आएगा. मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं इस्लामिक फाइनेंस में जाना चाहता हूँ, मैं सूद भी पेमेंट नहीं करना चाहता आपको. सो व्हाट शुड आई डू? एंड आई नीड टू बी इन द इस्लामिक फाइनेंस. देन बैंक विल कम अप विद द सॉल्यूशन ऑफ मुराबहा. बैंक विल से लुक, मुझे भी प्लांट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ज़रूरत है, तो इस तरह करते हैं कि प्लांट की स्पेसिफिकेशन क्या है और कैसे ख़रीदना है वो हमें भी नहीं पता, हमारे पास सिर्फ पैसे हैं. आप हमारे एजेंट बन के उस प्लांट को ख़रीदें जो उसकी आपको ज़रूरत है. मैं आपको प्लांट का ऑर्डर दूंगा एज ए बैंक, आप उसको ख़रीदेंगे, और जैसे ही आप उसको ख़रीद लेंगे, वो वाला प्लांट जो है जो आपने मेरे बिहाफ पे ख़रीदा है, मैं आपको सेल कर दूंगा. सो इन शॉर्ट, बैंक के बिहाफ पे वो प्लांट ख़रीदा जाएगा, और उसके बाद बैंक आपको वो प्लांट ख़रीद देगा. ये ऑलरेडी प्री डिसाइडेड टर्म कंडीशन होगी. लेकिन 10 मिलियन का प्लांट जो कि बैंक ने ख़रीदा, क्या बैंक आपको 10 मिलियन का पे करेगा, वापस देगा? नहीं. बैंक कहता है क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, आप इस्तेमाल करेंगे, तो मैं इसके ऊपर अपना प्रॉफिट रख के 2 मिलियन रुपीज़ का प्रॉफिट रख के आपको दे देता हूँ. तो आपने मेरे लिए 10 मिलियन का ख़रीदा, मैं आपको 12 मिलियन का बेच रहा हूँ, तो आपने मुझे 12 मिलियन देने हैं. अब सवाल ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में आएगा कि वो 12 मिलियन का क्यों खरीदेगा, अगर उसके पास पैसे होते तो वो खुद ना खरीद लेता. अब यहाँ पे वो जो 12 मिलियन की पेमेंट है वो लमसम नहीं है. उस 12 मिलियन की पेमेंट को हमने इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट कर लिया. वो 1 साल की भी हो सकती है, 2 साल की भी हो सकती है, 3 साल की भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर. सो बैंक ने कॉस्ट के अंदर अपने प्रॉफिट को ऐड करके आगे डेफर्ड पेमेंट के ऊपर, यानी किस्तों के ऊपर जब किसी चीज़ को बेच दिया जाता है, तो डेट इज़ कॉल्ड एज मुराबा. डिमिनिशिंग मुशारका के अंदर जो सेल होती है वो रेंट को चार्ज करके अपना प्रॉफिट निकालता है. मुराबाहा के अंदर जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया जाता है, और उसको टोटल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा पहले दिन ही बना के और उसको डिफरेंट यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है. तो दिस इज कॉल्ड एज मुराबाहा. नाउ what it is, sale by adding some profit, that is called as मुराबाहा. और अगर हम सिंपल सेल की बात करते हैं, तो सिंपल सेल को अरबिक के अंदर मुसव्वमा कहते हैं, जो ऑन स्पॉट होती है, बारगेन परचेज करके मौके के ऊपर. लेकिन जो डेफर्ड सेल होती है, और उसके अंदर उस फाइनेंसर को, उस बैंक को उस आइटम की, कमोडिटी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि किसी के बिहाफ पे वो परचेज करके उसी को दोबारा सेल की जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज मुराबाहा. और उसके अंदर एज़ यूजुअल मैंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट किया हुआ ताकि आपको स्कैम करते हुए आसानी हो. सो बैंक डिस्क्लोज इट्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट मार्जिन टू द क्लाइंट. पहले से बता दिया जाता है कि हम आपसे इतना प्रॉफिट लेंगे और इतने के ऊपर आपको सेल किया जाएगा. डिफरेंस बिटवीन मुदारबा एंड सेल. जो सेल होती है जनरल, जिसको हम मुसव्वमा कहते हैं,
यहाँ पे ये वर्ड मेंशन हुआ मुसव्वमा, इसके अंदर कॉस्ट मेंशन्ड नहीं होती। जहाँ पे जिसकी जो डील फाइनल होती है, वहाँ पे उस डील को लॉक कर दिया जाता है। लेकिन जब आप मुराबाहा की बात करते हैं, तो मुराबाहा के अंदर आप जो है अपने कॉस्ट को डिस्क्लोज करते हैं और उसके अंदर प्रॉफिट को ऐड करते हैं, और जनरली परचेज वही शख्स करता है जिसको उस आइटम की ज़रूरत होती है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मुराबाहा एंड सेल। फिर कन्वेंशनल फाइनेंसिंग के अंदर और मुराबाहा के अंदर फ़र्क क्या रहता है, यानी हमने किस तरह कन्वेंशनल फाइनेंसिंग को इस्लामिक मोड में कन्वर्ट किया, या मुराबाहा किस तरह कन्वेंशनल बैंकिंग के उन फैक्टर्स को रिमूव करता है जो हमें सूद की तरफ लेके आता है। कन्वेंशनल फाइनेंसिंग के अंदर जो है वो कर्ज होता है। यहाँ पे अगर आप इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे कर्ज नहीं है बल्कि एक सेल की ट्रांजैक्शन है, और सेल भी जो है वो डेफर्ड है। बैंक कन्वेंशनल फाइनेंसिंग के अंदर जब पैसे दे के आपको कोई चीज़ खरीदने के लिए देता है तो इंटरेस्ट चार्ज करता है। मुराबाहा के अंदर आप प्रॉफिट लेते हैं जो प्राइस के अंदर ऑलरेडी एडिड होता है। यहाँ पे बैंक के पास ऑनरशिप नहीं होती, सारा रिस्क आपके पास होता है जो भी आप क्रेडिट लेके कोई चीज़ खरीदते हैं, और यहाँ पे जो रिस्क है वो बैंक बर्दाश्त करता है जब तक बैंक उसका मालिक होता है। यहाँ पे पेमेंट पे पेनल्टीज़ होती हैं डिफरेंट, 500, 1000, 1500 रुपये। यहाँ पे पेनल्टी नहीं चार्ज की जा सकती, और अगर आपने कोई पेनल्टी रखनी भी है तो वो पेनल्टी बैंक की इनकम नहीं होती, उसको हम किसी चैरिटी अकाउंट के अंदर डाल देते हैं। रूल्स क्या हैं? छोटे छोटे रूल्स हैं, बस जहन में आपने ये रखें कि एक चीज़ है जो आपको चाहिए, लेकिन बैंक आपको कहता है कि आप खुद खरीद के पहले मुझे दो, और मैं उसको फर्दर आपको बेच दूंगा, और जितने की आप खरीदोगे उतने में मैं अपना प्रॉफिट ऐड करके आपको उसकी किस्तें करके बता दूंगा। अब इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल को जहन में रखें तो आपको ये सारे के सारे रूल्स जो हैं वो आसानी से समझ आ जाएंगे। पहला रूल या पहली चीज़, इट मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। जो चीज़ आपने खरीदनी है उसका एग्जिस्ट होना ज़रूरी है, हाइपोथेटिकल नहीं है। अगर आपने घर खरीदना है तो घर का मौजूद होना ज़रूरी है। आप नक्शे की बेस के ऊपर, 3D प्रिंटिंग की बेसिस के ऊपर कोई घर मुराबाहा फाइनेंसिंग में नहीं खरीद सकते। नॉन एग्जिस्टेंस यहाँ पे मैंशनड है। नॉन एग्जिस्टेंस मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। इस्लामिक फाइनेंस में नॉन एग्जिस्टेंस की बेसिस के ऊपर मुराबाहा फाइनेंसिंग नहीं हो सकती। अब दूसरा, सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी इन द ऑनर ऑफ द सेलर। यहाँ पे सेलर को अगर आप बैंक ले लें तो प्रोसेस ये चल रहा है कि वो चीज़ पहले बैंक खरीदता है और फिर आपको बेचता है। तो पहले वो बैंक के नाम पे आएगी चीज़, और बैंक फर्दर आपको उसको बेच देगा। तो डायरेक्टली बैंक बाहर से ख़रीद के आपको नहीं दे सकता, यानी पैसे नहीं दे सकता खरीदने के लिए, पहले बैंक के नाम पे आएगी और फिर वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र होगी। देन द कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, दो तरह का पोजेशन है, फिजिकल और कंस्ट्रक्टिव। फिजिकल पोजेशन का मतलब ये है कि एक चीज़ जो आपकी मौजूदगी में है वो आपके ऊपर पास है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका घर है, आपने लैपटॉप है, वो फिजिकल पोजेशन में है। लेकिन अगर आपने लॉकर के अंदर ज्वेलरी रखी हुई है, दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। फिजिकली तो आपके पास नहीं है, लेकिन ऑनरशिप के जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज उस ज्वेलरी के साथ एसोसिएटेड है, जो लॉकर के अंदर पड़ी है, वो आप ही के पास है। इसी तरह आपके पास अगर कोई चीज़ बुक करवा ली है और कराची से वो आ रही है और आपके नाम पे उसकी इनवाइस जनरेट हो चुकी है और रास्ते में है, तो वो फिजिकली तो आपके पास नहीं है, लेकिन उसके ऊपर ओनरशिप के सारे राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ रास्ते में ख़राब हो जाती है, चोरी हो जाती है, टूट जाती है, तो वो आप ही उसके मालिक हैं। तो इस तरह के पोजेशन को कंस्ट्रक्टिव पोजेशन कहते हैं, जो हालात व वाक़यात से क्लियर हो जाता है कि हाँ, ये इसी की मलकियत है, चाहे आपके पास मौजूद है या नहीं है। पॉइंट नंबर 4, द सेल मस्ट बी इंस्टेंट एंड एब्सोल्यूट। इंस्टेंट का मतलब है मौके पे, आपने जैसे ही बात की, परचेज किया और फर्दर वो चीज़ आपको सेल कर दी जाएगी इंस्टेंटली। और एब्सोल्यूट का मतलब है मुकम्मल। आपको प्लांट परचेज करने के लिए 10 मिलियन रुपीस चाहिए, तो अब आप ये नहीं कहेंगे कि चाहिए तो 10 मिलियन, अभी 5 दे दें, 4 बाद में दे दें, फिर 1 बाद में दे दें। नो, मुकम्मल सेल होगी और मुकम्मल परचेज होगी। दरमियान में आप उसको ब्रेकअप नहीं कर सकते, वो पूरे का पूरा यूनिट 1 यूनिट के तौर पर ट्रीट होगा। द सब्जेक्ट मैटर शुड बी अ प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू, क्योंकि हमने उसके साथ प्राइस का टैग अटैच करना है। एज अ बैंकर, मैं अगर आपको वो चीज़ परचेज करके दे रहा हूँ तो मुझे उसकी वैल्यू का पता होना चाहिए, उसकी कॉस्ट का पता होना चाहिए, क्योंकि उसकी कॉस्ट के ऊपर मैंने अपना प्रॉफिट ऐड करना है,
और उस प्रॉफिट को ऐड करने के बाद डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर मैंने आपको सेल करना है। अगर किसी चीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं है या वैल्यू असेस ही नहीं हो सकती, तो फिर वो चीज़ मुराबाहा फाइनेंसिंग में भी कवर नहीं हो सकती। नेक्स्ट, सेल किसी अन इस्लामिक पर्पस के लिए भी नहीं हो सकती। अन इस्लामिक पर्पस के लिए क्या, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मुझे गन्स चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ सर्टेन इलीगल एक्टिविटीज, चोरी डकैती करने के लिए, वेपन फाइनेंसिंग तो हो ही नहीं सकती। अन इस्लामिक वे में यहाँ पे आप उसको ट्रीट कर सकते हैं कि जी हो सकता है वो चोरी डकैती के लिए इस्तेमाल किया जा सके। या आप कहते हैं जी मुझे पैसे चाहिए और मैंने एक ऐसी फसल उगानी है जो कि ये एक ऐसी फसल को प्रोसेस करना है जो कि ड्रग्स के अंदर यूज़ हो सकती है, और इस अभी उसके ऊपर मना किया है, गवर्नमेंट की तरफ से बैन है और इस्लाम में भी उसके अंदर बैन है। और आप कहते हैं कि जी मैंने एक डिस्टिलेशन का प्लांट लगाना है जो कि जो ये अंगूर का रस है उसको बहुत अच्छी तरह डिस्टिल करके उसको फर्मेंट करता है और उसको हम वाइन में कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसे प्रोसेस के लिए मुराबाहा फाइनेंसिंग नहीं हो सकती। द सब्जेक्ट ऑफ द सेल मस्ट बी स्पेसिफिकली नोन। स्पेसिफिकली नोन का मतलब है कि जो चीज़ आप परचेज करने जा रहे हैं उसका पता होना बहुत ज़रूरी है। कौन सी चीज़, कैसी चीज़, किस तरह से। आप कहते हैं जी मैंने गाय खरीदनी है। अब गाय की तो कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स उस तरह से फिक्स नहीं हो सकते जिसको आप प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सके। लेकिन अगर आपने कहते हैं कि जी उसके ऊपर लाजमी मैंने उसी गाय को परचेज करना है, तो फिर आप उसको टैगिंग करवा लें और उस टैग के ज़रिए पता चल जाएगा कि कौन सी गाय जो है वो आपने परचेज करनी है और किसकी फाइनेंसिंग बैंक जो है वो करेगा मुराबाहा मोड के अंदर। तो यहाँ पे उसका स्पेसिफिकली नोन होना यानी आइडेंटिफिकेशन उस आइटम की बहुत ज़रूरी है ताकि उसकी डॉक्यूमेंटेशन वर्क के अंदर मसला ना आए। द डिलीवरी ऑफ द सोल्ड कमोडिटी टू द बायर मस्ट बी सर्टेन। रिमेंबर, पहले वो बैंक खरीद रहा है और बैंक आपको सेम टाइम के ऊपर डिलीवर कर रहा है, आपने उसको मौके के ऊपर डिलीवरी देनी है। प्राइस सर्टेनिटी बहुत ज़रूरी है बिकॉज प्राइस के ऊपर ही बैंक अपना प्रॉफिट ऐड करता है और दोनों को जमा करने के बाद आप इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करता है। अगर प्राइस का नहीं पता तो फिर आप उसके ऊपर प्रॉफिट भी ऐड नहीं कर सकते, और जब आपके पास कोई फाइनल प्राइस ही नहीं है तो उसकी आप डेफर्ड पेमेंट्स भी डिसाइड नहीं कर सकते। सेल मस्ट बी अनकंडीशनल। कंडीशंस आप जितनी मर्जी लगा लें लेकिन भी ऐसी कंडीशन ना लगाएं जो कि इररिलेवेंट किस्म की हो, न जो कि कॉन्ट्रैक्ट को ख़राब कर रही हो। सो नेक्स्ट इज स्टेप बाय स्टेप मुराबाहा फाइनेंसिंग। आप किस तरह से इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ये पिछला हमने कमोडिटी के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन की कि कमोडिटी कैसे कहाँ किस तरह मौजूद होनी चाहिए। अब मैंने और आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कोई आइटम चाहिए और मुराबाहा फाइनेंसिंग के ज़रिए चाहिए। मैं बैंक हूँ, आप मेरे पास कस्टमर हैं, आप मेरे पास आएंगे तो क्या होगा। यहाँ पे क्या होगा, पहला कॉन्ट्रैक्ट होगा द क्लाइंट, इट मीन्स यू, एन इंस्टीट्यूशन मीन्स मैं। हम दोनों एक एग्रीमेंट करेंगे और जहाँ पे मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको एक कमोडिटी बेचूंगा और वो कमोडिटी आप मेरे बिहाफ पे ख़रीदेंगे और बाद में मैं आपको उसको बेच दूंगा। पहला ये कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद एक और कॉन्ट्रैक्ट होगा एजेंसी एग्रीमेंट कि आप मेरे क्लाइंट हो गए, ठीक है, और उस चीज़ की क्योंकि मेरे पास स्पेशलिटी नहीं है, परचेज आप करेंगे क्योंकि आप उसको बेहतर तरीके से परचेज करने की कैपेसिटी में है क्योंकि वो आपकी ज़रूरत है। देन क्लाइंट परचेज करेगा कमोडिटी ऑन बिहाफ ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी मेरे बिहाफ पे, बैंक के बिहाफ पे, एंड टेक्स द पोजेशन एज एजेंट, आपके पास उसका कब्जा आ जाएगा। देन फर्दर क्या होगा, क्लाइंट बताएगा इंस्टीट्यूशन को यानी बैंक को बताएगा कि जी मैंने चीज़ खरीद ली है। अब साइमल्टेनियसली मेक्स एन ऑफर टू परचेज कि अब आप ये मुझे बेच दें। किसको, बैंक को कहेगा। बैंक क्या करेगा, बैंक एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ मैं आपको बेचता हूँ और सेल फाइनल हो जाएगी और उसके साथ ही ऑनरशिप भी ट्रांसफ़र होके आपके पास सारे का सारा रिस्क चला जाएगा। और इस प्रोसेस के अंदर जहाँ पे क्लाइंट ने ऑफ़र की, परचेज़ की, मैं एज इंस्टीट्यूशन, मैं